नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 के गद्य खंड से गलता लोहा पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ या कहानी गलता लोहा लेखक शेखर जोशी जी द्वारा लिखित है। पाठ को पढ़ने से पहले उनके जीवनी के बारे में कुछ जानते हैं। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 ईस्वी अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है जो कहानी संग्रह है, एक पेड़ की याद, शब्दचित संग्रह है इत्यादि है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। शेखर जी की प्रसिद्ध कहानी वाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। साथ ही इनकी कहानियों का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, पोलिश इत्यादि भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। सहज, सरल, आडंबरहीन भाषा शैली में सामाजिक यथार्थ का चित्रण इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता रही है। उन्नत साहित्यिक उपलब्धियों स्वरूप इन्हें पहल सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। अब पाठ को पढ़ते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थी गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ और गंभीरता उतना ही अधिक है। पाठ में हम देखते हैं कि एक मेधावी लेकिन निर्धन ब्राह्मण युवक जिसका नाम मोहन है, वो कई परिस्थितियों से उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाती है। मोहन का व्यक्तित्व जातीय आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारों की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि मोहन के पैर खुद ही स्वतः ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ जाते हैं। उसके मन में कहीं ना कहीं धनराम लोहार की ऑफर की आवाज़ शेष थी, जो 3-4 दिनों से वह दुकान की ओर जाते हुए दूर से ही ऐसे सुन रहा था जैसे लाल गर्म लोहे पर हथौड़े से पीटने की आवाज़ वह दूर से ही पहचान सकता है। एक दिन मोहन खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से हंसुए को लेकर घर से निकला था। उनके पिता वंशीधर पुरोहिताई का काम कर अपना घर चलाते थे, परंतु अब वे इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनके बस का अब यह काम नहीं था। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन बुढ़ापे का यह शरीर इतना कठिन परिश्रम और व्रत उपवास झेल नहीं पाता। सुबह सुबह गहरी सांस लेकर वे सहारा पाने के उद्देश्य से कहते हैं, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है कि जा पाऊंगा। 2 मील की सीधी चढ़ाई अब मेरे बस की बात नहीं है। अब अचानक से ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे उनके पिता कहते हैं। तो मोहन जो है वो अपने पिता की इस बात को समझ चुका था, लेकिन उसे ऐसे अनुष्ठान कर पाने का उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने के लिए भी कोई सुझाव नहीं दिया, जैसे कि बात हवा में कर दी गई हो। उनका सवाल जो है अनुत्तरित रह गया। उसके पिता वो चाहते थे कि मोहन ये काम करे, लेकिन उसने कुछ भी इस बात का उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन खेतों की ओर चला था। फिर उसे जो है आभास हुआ जैसे वो हंसुए की धार खत्म हो चुकी है। वो उसे लेकर धनराम के पास भट्टी पहुंचा। मोहन ने उससे पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक से आ गई थी। वो बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ तो आखिरी दम तक
उनकी छड़ का डर लगा ही रहता था। दोनों हंसने लगे और अपने बचपन के उस समय को याद करने लगे। त्रिलोक जी स्कूल की चार दीवारी के अंदर आते हैं और सारे बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर लिया। फिर एक कड़ी आवाज में पूछते हैं कि मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पढ़ाई के साथ गायन में भी अव्वल था। उसे मास्टर साहब ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया हुआ था। मोहन से मास्टर साहब की बहुत उम्मीदें थी। अगर कोई सवाल पूरे क्लास को नहीं आता तो वो सवाल मोहन से ही पूछा करते और मोहन उसका सही सही जवाब भी दे देता और उन्हें संतुष्ट कर देता। उसके बाद मास्टर साहब उन लड़कों को दंड देने का भार भी मोहन के ऊपर ही डाल देते थे और मोहन को आदेश देते हुए कहते, खींच इसका कान और लगवा इससे 10 बार उठक बैठक। उन लड़कों में धनराम भी था, जिसे अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार कान खिंचवाने पड़े थे। मोहन के प्रति थोड़ी ईर्ष्या रहने के बाद भी धनराम के मन में उसके लिए स्नेह और आदर का भाव हमेशा रहता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर ये कहा करते थे कि एक दिन मोहन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उनका नाम ऊंचा करेगा। धनराम उन बाकी शिष्यों की तरह था जिन पर मास्टर जी कभी कभी ही ध्यान दिया करते थे। एक दिन मास्टर जी ने धनराम से 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा, पर उसे 12 तक का पहाड़ा तो जैसे तैसे याद हो गया, लेकिन 13 का पहाड़ा याद करना उसे पहाड़ लगने लगा था। जैसे ही उसने 13 का पहाड़ा गलत सुनाना शुरू किया, मास्टर जी उसे डंडे से मारने लगे। डंडे के टूट जाने पर मास्टर जी उसी से डंडा लाने को कहते हैं। मास्टर जी का नियम था, मार खाने वालों को खुद के लिए हथियार जुटाना पड़ता था। क्या होता है, धनराम को डर की वजह से 13 का पहाड़ा याद ही नहीं हो रहा था। छुट्टी के समय मास्टर जी उसे 13 का पहाड़ा फिर से सुनाने को कहते हैं। वो सुनाते सुनाते लड़खड़ाने लगा तो मास्टर जी कहते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप इसमें कैसे लगेगा। और 5-6 दरातियां लगाकर धनराम को धार लगाने के लिए धरा देते हैं, क्योंकि धनराम के जो पिता है वो धनराम को बचपन से ही अपने साथ काम करने के लिए उसमें लगा देते थे। गंगाराम की मृत्यु के बाद धनराम उनकी विरासत को संभालने में लग गया। प्राइमरी स्कूल पार करने पर मोहन को छात्रवृत्ति मिली, जिससे कि त्रिलोक मास्टर की भविष्यवाणी कुछ हद तक सही साबित हुई, जिससे कि मोहन के पिता का भी हौसला बढ़ गया और वो भी अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। मोहन का स्कूल बहुत दूर था, वहां जाने के लिए नदी पार करना होता था। बरसात के दिनों में नदी का पानी अपने उफान पर होता था, जिससे कि मोहन को बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और उसके जो पापा थे, उसके पापा उसके पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। लेखक बताते हैं कि एक बार बिरादरी के ही एक अच्छे संपन्न परिवार का जो युवक लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब मोहन के पिता ने अपने बेटे के पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की तो उन्होंने सहानुभूति जताते हुए उन्हें सुझाव दिया कि उसे लखनऊ शहर में उनके बेटे के पास भेज दे, ताकि वो वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन मोहन शहर जाकर घर के काम काज में हाथ बटाने का एक साधन बनकर रह जाता है। गांव का एक मेधावी छात्र शहर जाकर एक मामूली से छात्र बन जाता है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी आगे की पढ़ाई के लिए रमेश के परिवार में कोई तैयार न था और उसे हाथ का हुनर सीखने को कहते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बात करते करते बचपन से लेकर अब तक के कई प्रसंगों पर वे बात कर चुके थे। धनराम ने मोहन के हंसुए को धार लगाकर उसे दे दिया और भूल चूक के लिए माफी मांगी। मोहन वही हंसुए को लेकर बैठा रहा, जैसे उसे जाने की कोई जल्दी ना हो। सामान्यतः ब्राह्मण टोली के लोगों का शिल्पकार टोली
में उठना बैठना नहीं होता था। धनराम को एक लोहे को उचित ढंग से मोड़ने में कठिनाई हो रही थी। मोहन पहले तो उसे देख रहा था, पर उसके बाद उसने अपना संकोच छोड़कर उसकी मदद करने के लिए उस लोहे को ठोक पीट कर गोले का रूप दे डाला। धनराम पुरोहित खानदान के लड़के के इस कारनामे को देखता रह गया। धनराम संकोच और धर्म संकट की स्थिति में खड़ा था और उधर मोहन संतुष्ट भाव से अपने बनाए हुए गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। मोहन धनराम की आंखों में अपने कारीगरी की स्वीकृति पाने की चाह में देखा। मोहन के आंखों में एक चमक थी जिसमें ना किसी से कोई स्पर्धा थी और ना ही किसी से हार जीत का कोई भाव था। तो कलता लोहा पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस तरह पुरोहित ब्राह्मण समाज का एक युवक मोहन अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका होता है कि एक समय में उसे जो है जातीय अभिमान बेईमानी सी लगने लगती है और उसे जाति आधार पर निर्मित जो भाईचारा है उसकी असली हकीकत मालूम होती है। अब मोहन को जो है उसे कोई भी काम छोटा सा प्रतीत नहीं होता है। तो प्रस्तुत पाठ में मोहन ब्राह्मण होकर भी लोहार का काम करने में खुद को जो है छोटा महसूस नहीं करता। तो इस पाठ के जरिए बिना कुछ कहे अपने कहानी कौशल द्वारा लेखक ने यह संदेश देने में सफल रहे कि जाति पाति ऊंच नीच आदि का भाव हमारे मिथ्या और निराधार अहम का परिणाम है। समर्पित भाव से किसी भी कार्य में सच्चा तोष निहित होता है। कार्य ही सबसे बड़ा जीवन का धर्म है। तो इस पाठ से हम सीखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। कर्म ही जीवन में सबसे बड़ा धर्म होता है। धन्यवाद।